नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत से चेंजेस 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको नई टैक्स रेजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, यानी कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, ये आईटीआर में आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगी। यदि आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी कि आप पुरानी इनकम टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जिसमें कि आप डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो उस केस में आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्पेसिफाइड फॉर्म फाइल करना होगा पुरानी स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। लेकिन यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं तो जो आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि क्या आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है और वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वो पुरानी स्कीम के अंतर्गत जाएगा, तो वो इस स्कीम से सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर पाएगा, और यदि एक बार वो विड्रॉ कर लेगा तो उसके बाद दोबारा कभी पुरानी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये जो चेंजेस है वो असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स अप्लाई होंगे। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स यदि आप न्यू टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में जो स्लैब रेट हैं वो भी चेंज किए गए हैं। अब 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो स्लैब रेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो रेट होंगे वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है तो उस केस में जो उसकी रिबेट है वो भी बढ़ाई गई है यदि वो न्यू टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेगा। दोस्तों, अब यदि इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा भी है तब भी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 87A में अमेंडमेंट की गई है असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स यदि आप न्यू टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे और आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज़ की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी मिलेगी सैलरी में से, या फिर यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उस केस में 15,000 रुपीज़ या 1/3 की जो डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 57 के अंतर्गत इनकम टैक्स में, वो भी आप ले सकते हैं यदि आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे। दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज़ के केस में जो लीव इनकैशमेंट मिलती थी रिटायरमेंट पे, उसके लिए जो टैक्स एग्जम्पशन है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 3 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी, अब 25 लाख रुपीज़ तक की टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। दोस्तों, यदि आप 1 अप्रैल 2023 से स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका के फर्दर इन्वेस्टमेंट 35% से कम है डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, जैसे कि डेट फंड होते हैं, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। यानी कि भले ही आपने 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तब भी आपका जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। इसी प्रकार जो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर होंगे उनसे आपका जो गेन होगा वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। और दोस्तों, इस केस में आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपका सेल कंसीडरेशन होगा उसमें से कॉस्ट लेस करके जो कैपिटल गेन आएगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से यदि आप कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे अदर देन यूलिप, जहाँ पे कि आपका जो प्रीमियम पे किया गया है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे प्रीमियम से ज़्यादा का अमाउंट जितना भी होगा वो आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। लेकिन यदि डेथ पे अमाउंट रिसीव होगा तो ये एग्जम्प्ट होगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वो 30 लाख रुपीज़ तक की जा सकती है, जबकि मंथली इनकम अकाउंट स्कीम में भी लिमिट को बढ़ाया गया है। अब 9 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है सिंगल अकाउंट में, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी और आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे यदि आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है 3 करोड़ रुपए तक है, और आप उसका कम से कम 95% अमाउंट या फिर उससे ज़्यादा जो है नॉन कैश मोड से रिसीव करते हैं, यानी कि बैंकिंग चैनल से रिसीव करते हैं, जैसे कि अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट से।
इसी प्रकार यदि आप प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रोथ रसीद 75 लाख रुपीज़ तक है, जिसका कि 95% या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट आप नॉन कैश मोड से रिसीव करते हैं, जैसे कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी और आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचते थे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करते थे रेजिडेंशियल हाउस में, तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको एग्जम्पशन मिलती थी। और यदि आप कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते थे और फर्दर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउस में करते थे, तो आपको डिडक्शन सेक्शन 54F में मिलती थी। दोस्तों, अब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ तक की ही मिलेगी। मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट की है नई रेजिडेंशियल हाउस में, तो उस केस में मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 14 करोड़ का हुआ है, आपने री इन्वेस्ट किया है 15 करोड़, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ तक की ही डिडक्शन मिलेगी और बैलेंस 4 करोड़ रुपीज़ टैक्सेबल होगा सेक्शन 54 के अंतर्गत। और मान लीजिए आपने कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल किया है और रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट की है, तो उस केस में आपका जो सेल कंसिडरेशन है 15 करोड़ है और कैपिटल गेन 6 करोड़ का हुआ है। आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ की है, तो इस केस में प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट की जाएगी कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 4 करोड़ की ही मिलेगी और जो बैलेंस 2 करोड़ होगा वो टैक्सेबल होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पे। दोस्तों, जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज करते हैं, उनके लिए भी बड़ी अमेंडमेंट की गई है असेसमेंट ईयर 24-25 से। दोस्तों, इस केस में आप जो परचेजेस करेंगे उसकी आपको पेमेंट विद इन टाइम करनी है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को। यदि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है, और यदि आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो उस केस में जो एग्रीमेंट में टाइम स्पेसिफाई किया गया है 45 डेज विच एवर इज अर्लियर आपको पेमेंट करनी है। यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपको एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको एक्सपेंस की डिडक्शन सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगी। इसके लिए सेक्शन 43B में अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, यदि आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, यदि किसी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट दिया जाता है बिना किसी कंसिडरेशन से, तो उसे इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया माना जाता है, उस पर टैक्स पे किया जाता है। अब यदि किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्यक्ति को भी 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट दिया जाएगा बिना किसी कंसिडरेशन से, तो उसके लिए उसे इंडिया में टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब यदि टैक्स पेयर को ऑनलाइन गेम से विनिंग होगी तो इसके लिए उसे टैक्स 30% पे करना होगा सेपरेट सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 115BBJ। इसके लिए इंसर्ट किया गया है 1 अप्रैल 2024 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो नेट विनिंग पे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन गेम की विनिंग पे जो TDS है सेक्शन 194BA के अंतर्गत काटना स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, यदि आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और उसकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है ऑलरेडी क्लेम कर ली है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आप उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मान सकते हैं प्रॉपर्टी की। इसके लिए भी अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक चेंज 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल होगा, यानी कि यदि फोन रेमिटेंस की जाएगी या सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज तो उस केस में TCS कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, ओवरसीज टूर पैकेज के केस में 20% TCS कलेक्ट किया जाएगा और यदि कोई और केस है तो उस केस में भी 20% TCS एप्लीकेबल होगा बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के। आज की डेट में आपको 7 लाख रुपये तक कोई TCS नहीं पे करना होता है। दोस्तों, यदि एजुकेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेमिटेंस की जा रही है तो TCS का रेट 5% होगा इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।